वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से सारे लेक्चर देखिएगा जो भी आपको अवेलेबल होते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे अवश्य नोट करने हैं। जो आते हैं चाहे उन्हें स्किप कर दीजिएगा। तो बार बार जोड़ देता हूँ, इस जो सीरीज को है ज्यादा महत्व देना है अपनी परीक्षा तक। परीक्षा के बाद अगर आपने नहीं देखनी हो तो चाहे छोड़ देना, परंतु परीक्षा तक आप इसको ढंग से देखना, क्योंकि आपको फायदा होगा इस सीरीज को कंटिन्यू रखने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको पता ही है, हमने बहुत से वीडियोस अभी तक डिस्कस करे हैं। अगर आप अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको ये सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रश्न पूछा गया है, विद्यापति को 20वीं गांव किस शासक द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था? तो जो विद्यापति है, आदिकाल के फुटकर रचनाकार के तौर पर भी माने जाते हैं और आदिकाल के जो प्रमुख कवियों के तौर पर भी माने जाते हैं विद्यापति। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये विद्यापति किस गांव में रहते थे? 20वीं नामक गांव में रहते थे ये, ठीक है। और इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा में इन्होंने ज्यादा काम किया है, मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि किसके द्वारा ये गांव इन्हें दिया गया था? तो सही जो विकल्प होगा, राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह के द्वारा इन्हें ये गांव उपहार में दिया गया था। जो विद्यापति है, राजा शिव सिंह, राजा कीर्ति सिंह, इनके दरबार में रहते थे। और कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये इन्हीं से प्रभावित इनकी रचनाएं होंगी। अगला प्रश्न है 2। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी नाट्य कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का ये नाटक होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये नाट्य कृति, आपने याद रखना है। इसमें जन्मेजय के द्वारा नागयज्ञ करवाया गया था संपूर्ण नागवंश का खत्म करने के लिए, इसलिए ये नागयज्ञ करवाया गया था। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक होंगे, आपकी जो प्रसिद्ध रचना है, एक तो चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, ये इनके प्रसिद्ध नाटक होंगे। देशज शब्द छांटिए। देशज शब्द से क्या तात्पर्य होता है? जो देश से निकले हुए शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। तो तीसरे में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका रिवाज। रिवाज, खिड़की, लोटा, ये देशज शब्द के तौर पर आते हैं। वसुधा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। वसुधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा धी। जो धी है ये वसुधा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भू, मंदिनी, वसुमती, ये तीनों ही वसुधा के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है, भृश्य काव्य के कितने भेद हैं? रुकिएगा, ये क्या भृश्य काव्य लिखा है इन्होंने? तो यहाँ पर इन्होंने मिस टाइप कर लिया है। यहाँ भृश्य काव्य नहीं होगा, दृश्य काव्य होगा। दृश्य, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के कितने भेद हैं? तो दृश्य काव्य के दो भेद होंगे। कितने? दो। एक है रूपक, दूसरा है अरूपक। रूपक और अरूपक दृश्य काव्य के दो भेद होंगे। तो दृश्य काव्य को रूपक भी कहा जाता है। दृश्य काव्य वह होता है जिसे अभिनय के जरिए देखा और सुना जाता है। नाटक और एकांकी दृश्य काव्य के उदाहरण हैं। वहीं श्रव्य काव्य वह होता है जिसे कानों से सुना जाता है या मुंह से पढ़ा जाता है। दृश्य काव्य किसे कहेंगे? जिसे हम देख सकते हैं। श्रव्य काव्य किसे कहेंगे? जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद मैंने आपको बताए। कौन से? दृश्य काव्य के दो भेद बताए हैं, और इसी प्रकार से श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? गद्य और पद्य श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। जो महाकाव्य और खंड काव्य भी आपके ये गद्य और पद्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपने याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपक का भेद नहीं है? रूपक का भेद नहीं होगा। ऊपर देखिए, मैंने कहा ना, दृश्य काव्य के दो भेद है, एक रूपक एक अरूपक। उसी के अंतर्गत जो रूपक है इसका पूछा गया है कौन सा भेद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो प्रकरणिका है, ये रूपक का भेद नहीं होगा। प्रकरणिका। तो अंक, अंक, व्यायोग, दहामृग,
ये तीन तो होंगे रूपक के भेद, परंतु जो प्रकरणिका है ये दृश्य काव्य रूपक का भेद नहीं होगा। थोड़े से और भी तथ्य बता देता हूँ। जो रूपक है इससे पूछा जाता है कि रूपक के कितने भेद हैं। रूपक के माने जाते हैं 10 भेद। कितने? 10 भेद माने जाते हैं रूपक के। याद रखना है ये आपने। रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। फिर पूछा जाएगा कौन कौन से हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संबकार, डीम, इहामृग, अंक, विधि, प्रहसन। अंक, दिहामृग और कौन सा था? व्यायोग। ये तो मैंने बताया ना। परंतु जो प्रकरणिका है ये रूपक का भेद नहीं होगा, ये आपको याद रखने हैं। थोड़े से और भी तथ्य बता देता हूँ। रूपक किसी चीज या व्यक्ति का वर्णन करने का एक तरीका है। क्या है रूपक? किसी चीज या व्यक्ति का वर्णन करने का तरीका। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न यानी एक कर दिया जाता है। रूपकों की रचना में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। रूपकों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। क्या होता है रूपकों का मुख्य उद्देश्य? मनोरंजन करना। रूपकों में पात्रों की भूमिकाएं उनके व्यवहारों को वृत्ति कहते हैं। रूपकों में नृत्य, वाद्य और संगीत का सहयोग, प्राकृतिक पृष्ठभूमि, पशु पक्षी का साहचर्य जैसे तत्वों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रखने हैं आपने तथ्य याद, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा भविष्य में, तो आप इसको ठीक कर सकते हो जो भी तथ्य मैंने यहाँ पर बताया आपको। अगला प्रश्न है 7। ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? ढलान से उतरते हुए ये निबंध विधा की रचना है। किसके द्वारा इसे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके निर्मल वर्मा के द्वारा। जो निर्मल वर्मा है महत्वपूर्ण रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध कहानी लिखी गई थी, कौन सी कहानी है? परिंदे। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 8। अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? तो जो अंधों का रंगमंच कहा जाता है रेडियो नाटक को। किसको? रेडियो नाटक को। क्योंकि जो अंधे तो क्या क्या कहें, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है ना। तो सभी को नहीं, किसी को दिव्यांग अलग अलग तरीके के होते हैं जो मतलब देख नहीं पाते हैं। उन्हें नाटक देखने के लिए रेडियो का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए रेडियो को अंधों का रंगमंच कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कितने तत्व हैं? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा, तो अरस्तु ने त्रासदी के जो तत्व स्वीकार किए हैं वो कितने किए हैं? 6। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 6। सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। जो अरस्तु थे ये थे आपके जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है इसके प्रवर्तकों में एक। थोड़े से तथ्य यहाँ से ये भी आपको बता देता हूँ। जो अरस्तु के मुताबिक त्रासदी के कितने तत्व हैं? 6। कौन कौन से हैं? कथानक, चरित्र, विचार, संभाषण, संगीत, दृश्यता। फिर से देखिए एक बार। कथानक, चरित्र, विचार, संभाषण, संगीत, दृश्यता। ये है अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 तत्व। अगला प्रश्न है 10। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना कब प्रकाशित हुई थी? जो संसद से सड़क तक रचना है ये काव्य संग्रह है। किसका? सुदामा पांडे धूमिल का। कब ये प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये होगा 1972 को ये प्रकाशित हुआ था। कब? 1972 को ये प्रकाशित हुआ था। सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11। कश्मीर को सुषमा सुषमा क्या लिखते हैं यार, ये जो कश्मीर सुषमा को नहीं हो, कश्मीर सुषमा होगी ये रचना। किस कवि की काव्य रचना है ये? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 11 का, तो वो हो जाएगा श्रीधर पाठक की रचना होगा कश्मीर सुषमा। जो श्रीधर पाठक है ये हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के अंतर्गत स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12। भक्ति काल का समय कब से कब तक स्वीकार किया जाता है? तो जो भक्ति काल का समय स्वीकार किया जाता है, वैसे तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत इसके संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनका मत स्वीकार किया जाता है सभी के द्वारा। इन्होंने स्वीकार किया था 1375 से लेकर 1700 तक। संवत के अनुसार है ये, विक्रमी संवत के अनुसार।
आदिकाल है 1050 से 1375 संवत, और भक्ति काल है 1375 से 1700, रीतिकाल है 1700 से 1900, और आधुनिक काल है या गद्य काल है 1900 से वर्तमान समय तक। भक्ति काल के प्रवर्तक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? कबीरदास। लहरी के राजहंस, क्या लिखा है ये? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? लहरों के राजहंस किसका नाटक होगा? देखिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, जिस तरह के ये यहाँ पर मिस प्रिंट किए गए हैं ना, इनमें जो संशोधन आपसे करवाता हूँ वो आप अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि जो ये नॉन हिंदी वालों के द्वारा टाइप किए जाते हैं और इस तरह की कई मिस्टेकें की जाती हैं। तो आगे आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, पीजीटी हिंदी इत्यादि की, तो हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो ये हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का स्वरूप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स का है। ये एलटी टेट जो हमारी वर्तमान में परीक्षा होने वाली है 24 नवंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये नोट्स। तो बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, आपके नियर डियर कोई एलटी टेट की तैयारी कर रहा है तो ये नोट्स ले सकते हैं, उन्हें आप सुगेस्ट कर सकते हो कि ये नोट्स लीजिएगा। इसमें 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित हैं, और आगे भी आने की इनकी पूर्ण संभावना है, काफी महत्वपूर्ण होंगे ये 1500 क्वेश्चन। अगर आप एक बार इनको पढ़ लेते हैं तो ये पूरी संभावना है कि आप इस बार अपना टेट क्लियर कर लोगे। एलटी टेट के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो कोई भी अगर आप फ्रेंड हो, आपके नियर डियर कोई आपके फ्रेंड हो जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये नोट्स बता सकते हो। अगर लोगे तो ये आपके घर में पहुंच जाएंगे बाया इंडिया पोस्ट, ठीक है। काफी नॉमिनल चार्जेस यहाँ पर इसकी रखी गई है, ठीक है। अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स लेते हैं तो 450 देने पड़ेंगे, बाया पोस्ट आपके घर ये पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ इसका स्वरूप था। अगर कोई आपका नियर डियर है जो इन नोट्स को लेना चाहता है तो समय पर लीजिएगा, ताकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर सके इनको। ज़्यादा पेजेस नहीं है इनमें, टोटल पेज हैं शायद लगभग 166 के आसपास इसमें पेजेस हैं। आप इनको परीक्षा में परीक्षा होने से पहले 2-3 बार पढ़ लोगे तो काफ़ी संभावना है कि आप अपना पेपर पास कर लोगे, क्योंकि बच्चे 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं परीक्षा में टेट को क्लियर करने से। अगला जो प्रश्न पूछा था हमने 13, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो जो मोहन राकेश है, मोहन राकेश के द्वारा लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और आधे अधूरे एक और रचना थी इनकी, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, तीसरी रचना भी काफी प्रचलित है, आषाढ़ का एक दिन। तीन जो ये नाटक है, तीन इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक हैं, इनको याद करिएगा, जैसे लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? दोहा। जो हमारी आपको नोट्स मिलेंगे इसमें इस तरह के मिस्टेक नहीं किए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ले सकते हो, नहीं ये बड़ी गलतियां की गई हैं। पहले तो ध्यान रखिए, जो बिहारी सतसई है ये बिहारी दास के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें अगर दोहों की संख्या पूछी जाए तो सीधे सीधे कर लेना। कई जगह 713 भी दिया जाता है, कई जगह 719 दिया जाता है। अगर 713 और 719 हो तो कंफ्यूजन होता है, तो आप 713 कर लीजिएगा। अगर सिर्फ 713 या 719 हो तो आप सीधे सीधे एक पर ही क्लिक कर देना, जैसे कि यहाँ पर 719 दिया गया है, बिना इधर उधर देखे इस पे क्लिक करिएगा। 14 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 719। जो बिहारी लाल थे ये आपके रीति सिद्ध परंपरा से आते हैं। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बाला प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजपूत राजा के लिए लिखा था? ये भी याद रखिएगा। दरअसल इसकी कथा इस प्रकार से है कि जो राजा जयसिंह थे, ये अपनी इनकी नई नई शादी होती है तो ये अपनी पत्नी के प्रति काफी मुग्ध हो जाती है। एक तरह से लगाव हो जाता है। जब आप नई नई शादी करते हैं आप सोचते हैं कि मेरा प्रेमी ही सब कुछ है, मेरी पत्नी ही सब कुछ है, मेरी प्रेमी जो होता है ना, मेरा पति सब कुछ है, मेरी पत्नी सब कुछ है, इस तरह की भावना आ जाती है। तो हम में भी हो जाता है, औरों में भी हो जाता है, सब में होता है। तो इस तरह की भावना राजा में आ जाती है, किसमें? राजा जयसिंह में, मिर्जा राजा जयसिंह के अंदर ये भावना आ जाती है। तो जो बिहारी है, बिहारी को ये पता चलता है उनके दरबारियों के द्वारा, कि राजा जयसिंह के दरबारी कहते हैं, हे कबीर, आप आइएगा, जो राजा जयसिंह है कुछ इस प्रकार से अपनी रानी और सुरा में व्यस्त हो गए हैं कि राजकाज ये नहीं देख रहे हैं। तो बिहारी आते हैं और राजा को एक दोहा बोलते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यही काला। इस तरह की जो पंक्ति कहते हैं तो राजा काफी प्रभावित हो जाता है। कहता है कि भाई तुमने मुझे जगाया है, मैं अंधकार की तरफ जा रहा था,
ये कहने से राजा बहुत खुश होता है और बिहारी दास को अपना कुछ एक दो गांव गिफ्ट में कर देता है। इस तरह की कथा है इसकी। अगला प्रश्न है 16, कलगी बाजरे की कलगी बाजरे की किसका काव्य संग्रह है? तो जो कलगी बाजरे की काव्य संग्रह है किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा अज्ञे की। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे पूरा नाम होगा इनका। इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इनके जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं कौन कौन से? कलगी बाजरे की हो गया, असाध्य बीना हो गया, और कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह होगा। और जो असाध्य बीना इनकी लंबी कविता भी है, ये भी आपने याद रखना है। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 17 का, तो वो हो जाएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार जो इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए। भगनदूत, महावृक्ष के नीचे, कलगी बाजरे की, ये सारे के सारे जो काव्य संग्रह है किसके होंगे? ये अज्ञे के होंगे। ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके निर्मित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 18, बालमुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो जो बालमुकुंद गुप्त है इनकी जो प्रसिद्ध रचना होगी कौन सी होगी? तो यहाँ पर 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये बालमुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें इन्होंने अंग्रेजों की जो काले चिट्ठे थे उसका उजागर किया है। अगला प्रश्न है 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध संग्रह कौन सा है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा गया है। इसी के साथ साथ इन्होंने देखिए चिंतामणि नामक निबंध संग्रह भी लिखा है। काफी महत्वपूर्ण है ये चिंतामणि निबंध संग्रह। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि से आपको ये भी याद रखना, एक तो उन्होंने चिंतामणि नामक निबंध संग्रह लिखा था, दूसरा ये रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर चिंतामणि को स्वीकार करते हैं। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है? तो जो उत्साह निबंध है इसके रचनाकार के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही उत्साह नामक निबंध भी लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भाव और मनोविकारों से संबंधित कई निबंध लिखे हैं, जैसे उत्साह हो गया। अगला प्रश्न है 21, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? अलंकार को काव्य की आत्मा किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था आपका आचार्य भामा के द्वारा। जो आचार्य भामा थे इन्होंने स्वीकार किया कि अलंकार काव्य की आत्मा है। ठीक है। और रस को काव्य की आत्मा किसने माना? भरत मुनि के द्वारा। और अपना और कौन था? रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन के द्वारा। ये तथ्य आपको याद रखने। औचित्य को काव्य की आत्मा, औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक है औचित्य को भी काव्य की आत्मा माना था क्षेमेंद्र के द्वारा। अगला है 22, आदिकाल को आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक स्वीकार की जाती है? आदिकाल अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारे तथ्य बताए थे। 1375 से लेकर 1050 से लेकर 1375 तक जो विक्रमी संवत है ये आदिकाल का समय सीमा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सर्वमत भी यही स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है 23, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केत को नहीं है, केतकी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना हो जाएगी? तो जो रानी केतकी की कहानी है ये इंशा अल्लाह खां की रचना हो जाएगी। इसे कहा जाता है कि ये हिंदी की प्रथम कहानी भी है। इसमें जो इंशा अल्लाह खां है इन्होंने कई भाषाओं से बचाव के लिए ये कहानी लिखी थी। इन्होंने कहा कि जब मैं ये रचना लिखूंगा तो जैसे उर्दू, बाहरी भाषाएं, इनसे बचाव रखूंगा, जो ठेठ भाषा है उसका प्रयोग इस कहानी में करूंगा। अगला है 24, हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ किस काल से हुआ? हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ? देखिए प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे जो नाटकों का आरंभ हुआ था आपको पता ही है कब हुआ था। जो आदि काल में नहीं हुआ था, भक्ति काल में भी नहीं हुआ था, रीति काल में भी नहीं हुआ था। और कब माना जाता है ये? तो वास्तविक तौर पर ये माना जाता है जब आदि काल में भी नहीं हुआ था, भक्ति काल में भी, रीति काल में, आधुनिक काल में हो ना। आधुनिक काल में भी कब? जो सबसे पहले काल आता है भारतेंदु काल, इसमें है नाटकों का आरंभ स्वीकार किया जाता। तो बी सही विकल्प होगा। जितनी भी अधिकतर विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये अधिकतर भारतेंदु युग से ही आरंभ मानी जाती हैं। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को निश्चित होकर टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न है 25, प्रेम की पीर के प्रचारक कवि किसे माना जाता है?
प्रेम की पीर के प्रचारक के तौर पर जो कवि स्वीकार किए जाते हैं, एक तो घनानंद को स्वीकार किया जाता है, दूसरा जायसी को भी स्वीकार किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। सही जो विकल्प होगा 25 का, तो वो हो जाएगा बी। जो जायसी हैं, ये आपके आते हैं जो अपने भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखिए 26, इसमें पूछा गया है निर्गुण भक्ति शाखा में निम्न में से किसे माना जाता है। निर्गुण भक्ति शाखा है, इनमें से किसे स्वीकार किया जाता है। इसमें देखिए कृष्ण काव्य भी नहीं आता है, और ना ही इसमें राम काव्य आता है। जो संत काव्य है ये आता है निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत, विकल्प सी। पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है। ऊपर ही बताया था पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी रचना हो जाएगी पद्मावत। जो पद्मावत है ये एक महाकाव्य माना जाता है अवधी भाषा का। इसमें जो देखिए राजा रतन सेन होते हैं, पद्मावती होती है, और अलाउद्दीन खिलजी होता है, तोता होता है, गुरु तोता का तोता भी कहा जाता है उसे, और राघव चेतन होता है। ये इसके प्रमुख पात्र के तौर पर आते हैं। अगला है 28। सिद्ध ने किस भाषा में रचना की। सिद्ध ने नहीं, सिद्धों ने किस भाषा में रचना की। तो सिद्धों ने जो भाषा प्रयोग में लाई थी अपभ्रंश में संध्या भाषा। ये प्रश्न होगा ए। सिद्धों की संख्या कितनी है 84। नाथों की संख्या कितनी है 9। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है 12। और नए नारद भक्तों की संख्या कितनी है 9। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो आप ध्यान रखते हो, तो यहीं से आपको परीक्षा में लाभ होता है। ठीक है। कई बार आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपको इनसे फायदा होता है। तो इसलिए बार बार जोर देकर कहता हूँ आपको ये तथ्य। एक ये भी प्रश्न आपको बता देता हूँ, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है। जो अंडाल है, अंडाल, कई जगह अंडाल कहा जाता है, कई जगह अंडाल कहा जाता है, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 29, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। घनानंद, घनानंद है जो किस बादशाह के मीर मुंशी स्वीकार किए जाते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला की। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम है। घनानंद की प्रेमिका का नाम है सुजान। सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम है। आलम की प्रेमिका का क्या नाम है। आलम की प्रेमिका का नाम है शेख रंगरेजिन। और एक और है आलम बोधा। आलम बोधा, बोधा की प्रेमिका का क्या नाम है। बोधा की प्रेमिका का नाम है सुभान। ये तथ्य याद रखिएगा आप। अगला है 30, निम्नलिखित में से ऊपा, ऊपा नहीं, उषा प्रेमदा विरचित कहानी कौन सी है। उषा प्रेमदा विरचित कहानी, तो जो उषा प्रेमदा विरचित कहानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वापसी कहानी। वापसी कहानी, विकल्प ए यहाँ सही होगा। ये काफी चर्चित कहानी है। इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है। वो जैसे ही उसकी सेवानिवृत्ति होती है तो अपने घर आ जाता है, और जब घर जाता है शुरू शुरू में तो इसके घर वाले इसकी ठीक सेवा करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ही इसकी सेवा पानी बंद कर देते हैं। अर्थात होता ही है ना, मान लीजिए कोई ऐसा हो घर में, एक कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, जॉब करता है बाहर, और कुछ समय पश्चात वो घर जाता है सेवानिवृत्ति के पश्चात, तो घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं कि ना ही उसकी बातों को सुना जाता है, ना ही जो वो कुछ कार्य करता है उसे करने दिया जाता है। रहने के लिए भी उसे एक अस्थायी तौर पर कमरे में एक जगह दी जाती है। इससे जो जो कर्मचारी होता है तो प्रभावित हो जाता है, और वापिस कर लेता है अपने घर की जो स्थान था वहां से छोड़कर वापिस चीनी की मिल में जाके कार्य करने लगता है। इस तरह की इसकी कहानी है। पर्दा किसकी कहानी है। तो जो पर्दा कहानी है ये हो जाएगी यशपाल की। ईदगाह किसकी कहानी है। ईदगाह कहानी हो जाएगी आपकी मुंशी प्रेमचंद की। ये होगी इस तरह से। अगला है 31, दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन होंगे। तो जो दरियाई घोड़ा कहानी है किसकी हो जाएगी, उदय प्रकाश की कहानी है दरियाई घोड़ा, विकल्प सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 32, महादेवी की रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि किस विधा की है। कहानी, जो कहानी विधा है ये कब से शुरू मानी जाती है, 1900 से। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के साथ किस विधा की शुरुआत मानी जाती है।
तो कहानी विदा की 1900 से ही कहानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी माना जाता है, और कहानी विदा की शुरुआत भी 1900 से ही स्वीकार की जाती है। हिंदी की पहली कौन सी कहानी स्वीकार की गई है? तो ये प्रश्न आप बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा। अगला देखिए प्रश्न, महादेवी की रचना है निहार, निहाद नहीं निहार। निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, ये सारी रचनाएं हो जाएंगी काव्य विदा की, काव्य विदा की हैं और महादेवी वर्मा की है। जो यामा है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए 33, रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी जो प्रथम रचना के तौर पर स्वीकार किया जाता है, कौन सी होगी? तो वो, तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प रेणुका। रेणुका इनकी प्रथम काव्य रचना हो जाएगी। बाकी हुंकार, रेणु, रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, प्राणभंग, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, ये सारी की सारी काव्यात्मक रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। अगला प्रश्न है 34, प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? काव्य तो है ही है, साथ में महाकाव्य भी माना जाता है इसे। तो जो प्रिय प्रवास है, ये हरिऔध सिंह उपाध्याय का होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका महाकाव्य होगा। खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य कहा जाता है, प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। 1914 में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है 1900, अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम, कौन सा शब्द शुद्ध होगा? मैंने पीछे भी कहा था उज्जवल कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है विकल्प बी के अनुसार, विकल्प बी। हाँ, संडे को, जो नेक्स्ट संडे आपका आ रहा है ना अभी, उस समय आपके लिए मैं लगभग 1000 प्रश्न कंपाइलेशन के तौर पर ला रहा हूँ। जैसे आपको लेक्चर देता हूँ, उन्हीं का कंपाइलेशन मैंने तैयार किया है। 12 घंटे की एक वीडियो होगी, 12 घंटे की लगातार चलेगी संडे को। वो सुबह, हाँ, सुबह 5-6 बजे से मैं इसको शुरू कर दूंगा, तो रात शाम पूरा दिन हो जाएगा वो। उसको आप जरूर देखिएगा, टैट वालों को कह रहा हूँ, जरूर से जरूर देखना है आपने उसको, क्योंकि आपको फायदा होगा, उसको देखोगे आप तो काफी फायदा होगा, जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने? 1000 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 36, मतवाला पत्र का संपादन किसने किया? मतवाला जो पत्र, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा मतवाला पत्र का संपादन किया गया था, इसलिए सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 37, महादेवी वर्मा को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, तो अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है। तो आशा करूंगा आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो सर्च करिएगा और ऊपर जाके दोबारा से सुन लीजिएगा लेक्चर को। 38, चौखे चौपदे और चुपते चौपदे किस कवि की रचना होगी? चोखे भी लिखा जाता है, चौखे भी लिखा जाता है। चौखे चौपदे और चुपते चौपदे किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना हो जाएगी, विकल्प ए यहाँ सही है। अगला है भक्त, क्या लिखते हैं यार ये, भक्ति काल का नेतृत्व समाज के किस वर्ग ने किया? तो जो भक्ति काल का नेतृत्व है, ये समाज के किस वर्ग के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके निम्न वर्ग के द्वारा। क्या ऐसी स्थिति होती है? जैसे देखिए, भक्ति काल हुआ या भक्ति आंदोलन हुआ, आंदोलन कभी भी होता है वो निम्न वर्ग के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि वो व्यवस्था से तंग हो जाते हैं, इसलिए जो भक्ति आंदोलन हुआ था, जैसे कबीर हो गए, और अपने सूरदास हो गए, और अपने रैदास हो गए, और अपने मल्लुक दास हो गए, इस तरह के जितने भी विद्वान थे, ये निम्न वर्ग से संबंध रखते थे और इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, इन्हें कुछ नहीं समझा जाता था। तो इन्होंने सोचा कि जो समाज में जो इस तरह की गंदगी फैल रही है, समाज में जो इस तरह का दुष्प्रभाव जनता पे पड़ रहा है, इसको दूर करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो सभी विद्वान इकट्ठे हुए, जो भी थे, ये इन्होंने लिखना शुरू किया और ज्ञान प्राप्त किया, और भक्ति आंदोलन इन्होंने शुरू किया। ये भी पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन भारत में कहाँ पर शुरू हुआ था? तो दक्षिण में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत में आया। उत्तर भारत में इसको लाने लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद और कबीर को। अगला प्रश्न है 40, आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने किस भाषा में रचना की? तो जो आदिकालीन चारण और भाट थे, इन्होंने जो रचना की, किस भाषा में की? तो ये की गई थी आपकी, सही जो विकल्प होगा यहाँ, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा में। आदिकालीन चारण और भाट थे, ये राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा में रचना करते थे, विकल्प डी सही होगा। भाट किन्हें कहा जाता है? चारण और भाट कहा जाता है। जैसे कि आपकी पृथ्वी राज रासो को लिखने वाले चंद्रवरदाई हो गए, फिर विश्वदेव रासो के रचनाकार है जगनिक, फिर आपके जगनिक परमार रासो के द्वारा लिखी गई है, विश्वदेव रासो नाला भाट के द्वारा लिखी गई है। इस तरह के जो कवि थे, ये चारण भाट कहे जाते हैं। अगला है 41,
अष्टछाप के कवियों में कनिष्ठ कवि कौन है? कनिष्ठ होता है सबसे छोटा, वरिष्ठ होता है सबसे बड़ा। तो सबसे छोटे कौन माने जाते हैं अष्टछाप कवियों के अंतर्गत? तो जो नंददास है ये सबसे छोटे स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, 41 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा नंददास। सबसे वरिष्ठ कौन माने जाते हैं? कुंभन दास। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 के आसपास। और अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विठल नाथ के द्वारा। अगला है 55 खंबे उपन्यास के रचनाकार कौन है? 55 खंबे उपन्यास विधा की रचना है। कौन इसके रचनाकार होंगे? तो ये हो जाएंगे आपकी उषा प्रेमवदा, जिनकी कहानी है वापसी। गजाधर बाबू वापसी कहानी के प्रमुख पात्र होंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ होता है परिश्रम तो हम बहुत ज्यादा करते हैं और मिलता हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। विकल्प सी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना रामकथा पर आधारित है? तो जो मैथिली शरण गुप्त है ये भी महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं द्विवेदी युग के। इनके द्वारा यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत इत्यादि प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी। तो इनकी जो रामकथा पर आधारित रचना हो जाएगी कौन सी है वो? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, साकेत। साकेत नहीं, साकेत। यशोधरा ये महात्मा बुद्ध पर आधारित है और जयद्रथ वध ये महाभारत पर आधारित है। और जो भारत भारती है इसमें भारतीयों को जगाने के लिए पद इत्यादि लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 45। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद स्वीकार किए जाते हैं तो वो होगा आपका 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य? तो ये भी आपको याद रखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद। कौन कौन से हैं वो 8 भेद? विधान वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञा वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। ये होंगे आपके। ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। अगला है 46। हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि स्वीकार किया गया है। क्या कहा गया है ये? तो यहाँ देखिएगा, प्रश्न को दोबारा से आपके समक्ष रखता हूँ, कुछ गलत ही टाइप कर दिया है ये। हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि स्वीकार किया गया है। दरअसल ऐसा होगा ये, जो हिमाचल प्रदेश के वो कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने आदिकाल का पहला कवि भी स्वीकार किया था, कुछ ऐसा प्रश्न होगा ना ये। तो हिमाचल प्रदेश के थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल का पहला कवि किसे स्वीकार किया है? इसके मत अलग अलग आते हैं। कई जगह चरपट नाथ को भी ये स्वीकार करते हैं कि चरपट नाथ हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा इन्होंने आदिकाल को कहा था पुरानी हिंदी। क्या कहा था? पुरानी हिंदी। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कि हिंदी, हिमाचल प्रदेश के वो कौन से साहित्यकार है जिन्होंने आदिकाल को पुरानी हिंदी कहा था और पहला कवि किसे स्वीकार किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये थे कवि, इन्होंने कहा था चरपटनाथ को हिंदी साहित्य का पहला कवि। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही आदिकाल को पुरानी हिंदी भी कहा गया था। ठीक है, ये भी तथ्य याद रखने हैं। और कहाँ से थे ये संबंधित? चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेर राज्य से। अगला है, गुलेर राज्य कांगड़ा के अंतर्गत आता है, आपको पता ही होगा, हिमाचल जी के तो आपने पढ़ा ही है। अगला प्रश्न 47। निमंत्रण पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? तो जो निमंत्रण पत्र होता है ये जो प्रकार होता है इसका, तो ये होता है अनौपचारिक। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, बी। क्या है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन जो करते हैं उन्हें कहा जाता है कविता या काव्य। विकल्प सी।
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंक्ति किसने कही थी? तो जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य ये कही थी किसके द्वारा? पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। ठीक है। पंडित कहा जाता है, कई जगह आचार्य जगन्नाथ भी कहा जाता है। अगला है 49, रीति का अर्थ है। तो रीति का अर्थ क्या होगा? तो रीति का अर्थ होता है प्रणाली या पद्धति। यहाँ पर 49 का सी सही विकल्प होगा, रीति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर किसे कहा मैंने? बामन। शब्द और अर्थ सहित भाव कहलाता है। शब्द और अर्थ सहित भाव कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो 50 का सही विकल्प हो जाएगा, शब्द और अर्थ सहित भाव कहलाता है काव्य। क्या? काव्य। विकल्प सी सही है यहाँ पर 50 में। तो अगला प्रश्न है 51, मत वाला साप्ताहिक पत्र था किसकी प्रेरणा और पैसे से चलता था? इसके प्रचारक या प्रसारक और संपादक पहले थे, जो वो थे आपके कौन से? निराला। परंतु कौन पैसे देता था, इसकी प्रेरणा और पैसे कौन देता था छपवाने के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मैंने पता है ना, बताया है ना आपको, हम 50 प्रश्न करते हैं डेली डिस्कस। उत्तर दीजिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, एलटी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन नोट्स को ले सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी आपकी, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है। तो व्हाट्सएप इत्यादि जो हमारे चैनल चले हैं, ग्रुप चले हैं, उनसे नहीं जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़िएगा। तो वहां से जुड़ के भी आपको पीडीएफ इत्यादि मिल जाती है, तो आप स्टडी कर सकते हो और भी बेहतर। चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।